हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर का आपसे कह दिया जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है त्रिभुज। हम यहाँ पर कक्षा 9वीं का पार्ट 7वां जो है त्रिभुज, इस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं और आज हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। यानी आज का सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम आज इसके बिल्कुल बेसिक से लेकर जो भी कॉन्सेप्ट हमारे 9वीं कक्षा में यहाँ पर यूज होने वाले हैं, हर चीजों को यहाँ क्लियर करने वाले हैं। यानी आज जिसने क्लास देख ली, इसका मतलब उसका ये चैप्टर बिल्कुल कहते हैं ना आधे ज्यादा वो फिनिश हो गया। यानी हर चीजों के बारे में नॉलेज हो गई। और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करने की देरी होगी और क्वेश्चन देखते ही चीजें समझ में आने लग जाएगी। बस यहां पर आपको ध्यान से पढ़ना है। ये डन। चलो भाई इसमें स्टार्ट करने वाले इसके कॉन्सेप्ट यानी अवधारणाएं, और देखते हैं क्या क्या मेन टॉपिक है हमारे पास पढ़ने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें त्रिभुज की भूमिका। भाई त्रिभुज क्या होता है पहले वो जानेंगे कि भाई हमें सबसे पहले त्रिभुज का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। अब इस चीज़ को आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, त्रिभुज क्या होता है, और उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। भाई बेसिक से बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। कि कहीं भी ऐसा कोई बच्चा हो भाई जिसको बेसिक ना पता हो, चीज़ें ना पता हो, तो उसका भाई छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी आज सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो भाई देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखेंगे भाई क्या त्रिभुज की भूमिका, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। जो ट्राइंगल्स हैं उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, त्रिभुज की भूमिका को देखेंगे। उसके बाद आएगा हमारे पास त्रिभुज की सर्वांगक्षमता। भाई त्रिभुज जो होता है वो सर्वांगक्षम जो होता है वो किस तरीके से होता है, सर्वांगक्षम का मतलब क्या होता है, और इस सर्वांगक्षम जो है, ये जो सर्वांगक्षमता है, यही है इस चैप्टर का पूरा जड़। कहा जाए तो इसी पर पूरा चैप्टर आधारित है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम समझेंगे कि सर्वांगक्षमता क्या होता है। डन। जो कि आपका है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ओके चलो भाई, उसके बाद देखेंगे कि त्रिभुज की ये सर्वांगक्षमता है। त्रिभुज में जो सर्वांगक्षमता होती है उसके लिए क्या कसौटियां होती है। भाई जो क्राइटेरियाज होते हैं ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के, उसके क्या क्राइटेरियाज हैं, मतलब क्या क्या कसौटियां, किस कारणवश कोई भी दो त्रिभुज जो होते हैं वो आपस में सर्वांगक्षम होते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे सर्वांगक्षम क्या होता है, उसके बाद जानेंगे भाई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगक्षम कैसे होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है, वो सारी कंडीशन को देखेंगे कि कहाँ किस कंडीशन में कोई त्रिभुज सर्वांगक्षम हो जाता है और किस में सर्वांगक्षम नहीं होता है। डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद है भाई त्रिभुज के कुछ गुण। यहाँ पर त्रिभुज के कुछ गुण देखेंगे भाई। तो त्रिभुज होता है उसके गुण क्या होते हैं, ठीक है। कौन सी भुजा बराबर होती है, बराबर होने से क्या चीज़ें और बराबर हो जाती है, कौन सा कोण कम होने से कौन सी भुजा बराबर बड़ी हो जाती है, बराबर होती है, हर चीज़ों को कहते हैं बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। चलो भाई ठीक है। उसके बाद मेन है, उसके बाद क्या है, त्रिभुज में भाई एक त्रिभुज में असमिकाएँ हैं, मतलब क्या है उसकी जो समानताएं हैं, मतलब कि कौन चीज़ें बड़ी होती है कौन सी चीज़ें छोटी होती है, कोण के आधार पर भुजाएं बड़ी और छोटी कैसे होती है, उन चीज़ों को देखेंगे। वही है इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के अंदर इनइक्वालिटीज किस तरह से होती है, किस तरह से उसके अंदर कोण के आधार पर भुजाएं बड़ी और छोटी होती है, उस चीज़ को भी पूरे बेसिक से हम देखेंगे। यानी यहाँ है पूरा कंप्लीट चैप्टर का पैकेज, यानी पूरा कॉन्सेप्ट हम आज क्लियर करने वाले हैं। डन। चलो भाई इसको अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी, अब करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। हाँ जी, तो चैप्टर में स्टार्ट में देख रहे हैं भाई अवधारणाएं में त्रिभुज की भूमिका। सबसे पहले आता है त्रिभुज की भूमिका, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल। भाई त्रिभुज क्या होता है, तो भाई आपसे पूछा जाए त्रिभुज क्या होता है, बताइए भाई त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज का डेफिनेशन कुछ बच्चों को पता होगा। चलो भाई जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो सुन लीजिए कि भाई तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो, ये त्रिभुज आ गया भाई। क्या होगा, तीन भुजाओं से बंद आकृति है और इसे त्रिभुज कहा जाता है। इसमें एक भुजा आपकी ये हो गई है, एक भुजा ये हो गई है और एक भुजा ये हो गई, तीन भुजाएं हैं, उससे ये आकृति बंद है, उसे त्रिभुज कहा जाएगा। डन। तो वही यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की भूमिका, मतलब त्रिभुज के अंदर कि भाई त्रिभुज कैसा होता है। तो सबसे पहली बात तो ये त्रिभुज होता है जिसकी तीन भुजाएं होती हैं और तीनों बंद आकृति में होते हैं और तीन कोण का निर्माण कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखोगे तीन कोण हैं आपके पास, एक्स
वाई और जेड, ये 3 कोण भी है, यानी त्रिभुज के अंदर 3 भुजा भी होती है और 3 कोण भी होती है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद त्रिभुज के प्रकार को देख लेते हैं इसी के अंदर साथ ही साथ हम त्रिभुज के प्रकार को देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो त्रिभुज के प्रकार भी लगे हाथ देख लेते हैं भाई कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहले आएगा क्या, फर्स्ट पॉइंट में आएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु यानी समान बाहु, यानी कि यह क्या होगी, जिसकी भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल यह है कि अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, उसमें इसके तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, इसके तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो इसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और याद रखना, समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं के साथ साथ तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, यानी इसको अगर मैं लिखूं भाई ये आ गया x, तो ये भी x आएगा और ये भी x आएगा, यानी तीनों कोण भी बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये चीज होता है समबाहु त्रिभुज। और तीनों भुजा कोण जो बराबर होते हैं वो कितने कितने के होते हैं, तो भाई बराबर है तो 60-60 के ही होंगे। तो याद रखना, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो 60-60 के ही हमेशा होते हैं। अब बोलोगे सर अगर छोटा बना दे तो तब भी 60 करेंगे, ये भी भाई गुड क्वेश्चन। भाई छोटा त्रिभुज बनाए क्या 60 का रहेगा? क्या मैं बड़ा बना दूं इतना बड़ा तब भी 60 का ही रहेगा क्या? तो हाँ, त्रिभुज चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे नन्हा हो, चाहे मुन्ना हो, जैसा भी हो, कोण उसके सारे 60 के होंगे जब वह क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। डन, चलो भाई ठीक है, ये चीज हमने समझ लिया समबाहु क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी दो बाहु बराबर हों, देखा ना, द्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो बाहु बराबर, मतलब दो भुजाएं जिसकी बराबर होती है उसे समद्विबाहु कहा जाता है। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके का, भाई एक आ गया त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी, इसमें मैं कहूँ अगर ये भुजा ए की है तो ये भुजा भी ए का ही होगा। ठीक है, अगर दो भुजाएं कोई सी बराबर हो गई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु में याद रखना, इसके फिर दोनों कोण भी बराबर होते हैं। जो दो भुजा होते हैं उन्हीं से जो कोण बने हुए होते हैं वो दोनों कोण भी बराबर होते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो गया, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु कहा जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है हमारे पास विषम बाहु। इसे लिखेंगे भाई विषम बाहु, ये इधर आएगा, ये इसमें भी इधर आएगा, इसमें भी इधर आएगा, विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है भाई, ये विषम बाहु त्रिभुज का मतलब नाम से दिख रहा है, विषम मतलब सम नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या है, अलग अलग आती है, मतलब ये बी आ गया और ये सी आ गया, ए बी सी, यानी क्या हो गया, ये आपस में बराबर नहीं है, तो विषम बाहु त्रिभुज हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, तो ये आएगा भाई समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये कैसा होता है समकोण त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज की बात करें, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 का आ जाए, जिसका एक कोण 90 का आ जाए उसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों जो ये यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर इसलिए आ गया क्योंकि इसका एक रिलेशन होता है। क्या होता है, ये H है, ये P है, ये B है, अगर इसकी तीन भुजाएं ये आती है तो उस कंडीशन में H का वर्ग जो होता है वो P का वर्ग प्लस में B के वर्ग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस फॉर्मूला, जो कि आता है किसमें, समकोण त्रिभुज में। ये कुछ त्रिभुज के प्रकार हो गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर और भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं लेकिन ज़्यादा अभी यूजेबल नहीं है। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस कर नहीं रहे। वैसे आपको जनरली बताऊँ, जैसे 90 है, 90 से ज़्यादा होगा तो अधिक कोण होगा, तो अधिक कोण के आधार पर त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें जो 90 से कम वाले कोण होते हैं वो होते हैं, वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल इतने बहुत हैं, इतने कोई हमें स्टडी करना है, इसी के अनुसार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया है त्रिभुज का। त्रिभुज के बारे में हमने जान लिया कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के थोड़े प्रकार देख लिए। ओके चलो, ओके तो नेक्स्ट हमारे पास है त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। भाई त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, और इस सर्वांग क्षमता में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सर्वांग क्षमता क्या है। मतलब हमारे पास जो है
समता, भाई ये क्या है, सर्वांगक्षम होता क्या है, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या होता है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी दो चित्र हो गए या कोई भी दो आकार हो गए, कोई भी दो वस्तु होगी, अगर एज इट इज सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है सर्वांगक्षम। यानी कोई भी दो आकृति अगर एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो जाए तो उसे कहा जाएगा सर्वांगक्षम। जैसे कि हम कह सकते हैं मेरे दो हाथ हैं, ये दोनों एग्जैक्ट सेम जैसे लग रहे हैं, तो ये क्या है, सर्वांगक्षम है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि मान लो ये दो सेल हैं, ये दो बैटरी हमारे पास है, ठीक है। अब ये जी सेल जो हमारे पास है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम है। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, तो दोनों आपस में बिल्कुल सर्वांगक्षम होंगे। यानी ऐसी कोई भी दो आकृति या फिर दो वस्तु अगर एग्जैक्ट सेम हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, तो उसे कहा जाता है कि ये दोनों चीजें क्या हैं, आपस में सर्वांगक्षम है, ठीक है। तो ये तो हो गया किसी भी वस्तु के लिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें किसी भी वस्तु नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है त्रिभुज की सर्वांगक्षमता। हम यहाँ पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांगक्षमता, कोई भी दो त्रिभुज वो आपस में सर्वांगक्षम कैसे होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो सर्वांगक्षमता की बात करें, जैसे कि मैंने एक त्रिभुज ये बनाया, ठीक है, एक त्रिभुज यहां पर ये बना दिया, ठीक है, ये चीज आ गई। तो यहां पर आपको दिख रहा है जैसे कि मैंने लिखा ये भाई 5 है 5 है 5 है, ये है 10 है 10 है 10 है। तो भाई एक चीज तो हो गया है कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। भाई समबाहु त्रिभुज है दोनों, ठीक है, दोनों के कोण बराबर हैं। भाई ये क्या है, 60 का है, तो ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ठीक है, ये 60 का है, ये 60 का है, ये भी 60 का है। इस बारे में हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हैं, तो अभी मैंने बताया था सर्वांगक्षम के लिए क्या चीज थी, तो भाई चीज ये थी कि दोनों एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। क्या ये सेम लग रहे हैं, नहीं, ये तो छोटा भाई लग रहा है इसका ये बड़ा भाई है, छोटा भाई लग रहा है, ठीक है, तो ये तो सेम नहीं हो सकता। जब ये सेम नहीं है तो ये दोनों सर्वांगक्षम नहीं है, और सर्वांगक्षम अगर मुझे करना है तो एज इट इज सेम, यानी एग्जैक्ट सेम करना पड़ेगा। यानी कि मैं अगर लिखूं इस तरीके से 5 5 5, ये भुजा बना दी मैंने, और ये कोण तो आपस में बराबर होंगे, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगक्षम हो जाएंगे। या फिर एक और चित्र बनाऊं कि जैसे मैंने ये बनाया ऐसा कुछ, ठीक है भाई, ऐसा हो गया, ये हमारे पास आ गया 3, ये आ गया 4, और ये आ गया 5, ये कुछ आ गया। नेक्स्ट मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये कुछ आ गया, ठीक है। अब बताओ क्या ये दोनों सेम है, तो भाई हमने यहां पर देखा एक भुजा 5 की, एक भुजा 5 की है, एक 4 की, एक 4 की, एक 3 की, 3 की, मतलब भाई बिल्कुल सेम है। भाई जब इनकी भुजाएं एक जैसी हो गई तब तो ये सेम हो गई। बस है क्या, ये उल्टा फुल्टा रखा हुआ है, इसको अगर मैं टेढ़ा करके ऐसा रख दूं तो ये चीजें बिल्कुल सेम हो जाएगी, भाई दोनों फिगर सेम हो जाएंगे। यानी अब हम कह सकते हैं जब दोनों की सारी भुजाएं ही बराबर है तो दोनों आपस में सर्वांगक्षम होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपस में सर्वांगक्षम हो जाएंगे। यहाँ पर भी दोनों एग्जैक्ट सेम है तो वो सर्वांगक्षम होंगे। तो यानी यहां पर मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि कोई भी दो त्रिभुज जो होते हैं वो जब एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल सेम हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गए। इसके एग्जांपल में, मतलब इसके नेमिंग अगर लिखूं, इसको लिखा कैसे जाता है, तो ये ABC लिखा और ये लिखा PQR। अब इसको लिखा कैसे जाता है सर्वांगक्षम को, तो लिखने का तरीका यह है कि त्रिभुज यहां पर ABC ये सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज PQR के। अब मुद्दा आया सर्वांगक्षम का चिन्ह क्या होता है, कैसे लिखें हम। तो सर्वांगक्षम के चिन्ह की बात करें तो यहां पर होगा, ये इस तरह से जाएगा और ये होगा, ठीक है, मतलब बराबर का साइन है, बराबर मतलब एग्जैक्ट बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर का चिन्ह है, ठीक है, जिसे कहा जाता है समरूप, इनका रूप समान है, ठीक है, और साथ में बराबर भी है, भाई रूप भी समान है और बराबर भी है, तो इसे कहा जाता है सर्वांगसम। तो यहाँ पर सर्वांगसम का चिन्ह ये है, यानी मैं दोबारा से बना दूं यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा, तो कुछ इस तरीके का सर्वांगसम का चिन्ह होगा, ठीक है। तो इस चिन्ह को याद रखना और इसी को ही हमेशा रखना है जब भी दो चित्रों को हम सर्वांगक्षम करेंगे, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे कुछ भी हो, अगर दो चीज़ें सर्वांगक्षम होती तो आपको ये चिन्ह रखना है, सर्वांगक्षम का चिन्ह यही है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ की बात करता हूँ, जैसे ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये P है और ये Q है और R है, ये आ गया, ठीक है। तो इसमें भी हम देखेंगे क्या कि भाई ABC त्रिभुज जो है वो फिर से सर्वांगक्षम आ रहा है, किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक है, ये भी दोनों सर्वांगक्षम आ रहे हैं। ओके, इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है कि भुजा हमेशा एग्जैक्ट एक जैसे होनी चाहिए। जैसे मतलब हम देख पा रहे हैं AB भुजा जो है PQ के बराबर होना ही चाहिए। देखो AB PQ के बराबर है तो AB लिखा और PQ लिखा,
पी क्यू बराबर है भाई, बिल्कुल बराबर है। उसके बाद बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर होना चाहिए, क्या है तो बी सी 4 है और क्यू आर कितना, ये भी 4 है, तो भाई वैसे ही लिखा हुआ है हमने। और ए सी जो है वो पी आर के बराबर होना चाहिए, तो क्या ए सी पी आर के बराबर है, तो है, बिल्कुल दिख रहा है। यानी कि अगर इसी को मैं लिख देता त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज आर क्यू पी ऐसे लिख देता, तो उस कंडीशन में ये गलत हो जाता। गलत क्यों होता है, तो अब देखो, क्या ए बी आर क्यू के बराबर है, क्या ए बी आर क्यू के बराबर है, तो नहीं है, तो इसको आप सर्वांशम नहीं कहोगे। यानी कि इस दो त्रिभुज में जब हम इसको सर्वांशम लिखते हैं तो उसका ऑर्डर भी देखना पड़ेगा भाई, किस अनुसार है, क्या सारी भुजाएं इसके संगत भुजाएं बराबर हो रही कि नहीं हो रही, पहली भुजा पहले के बराबर, दूसरी दूसरे के, तीसरे तीसरे के बराबर है कि नहीं है, उसी लाइन वाइज लिखना है, उल्टा फुल्टा नहीं लिख सकते यहाँ पे। डन, तो ये चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो यहां पर मैंने देखा कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिखेंगे। और अब आप समझ चुके हो कि सर्वांशम क्या होता है। पहली बात ये समझ गए कि सर्वांशम क्या होता है, यानी दो चित्र, कोई भी दो आकृति जब एग्जैक्ट सेम हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, ठीक है ना, सारी भुजाएं सारे कोण सेम हो जाए, तब उसे कहा जाता है सर्वांशम, ठीक है। और सर्वांशम कुछ इस तरीके का त्रिभुज के अंदर कि भाई कोई भी दो फिगर बिल्कुल सेम है तो वो सर्वांशम हो जाएगा, तो वो हमने लिख लिया। और दूसरी बात, सर्वांशम का चिन्ह आपने देख लिया कि इस तरह का चिन्ह होता है, ठीक है, ऐसा चिन्ह होता है, ये चीज आपने कंप्लीट समझ ली है। डन, आए फिर नेक्स्ट पे, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। अगले की बात करें तो त्रिभुज की सर्वांशमता के लिए कसौटियां, मतलब क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, यानी हम देख रहे हैं भाई दो त्रिभुज जब आपस में सर्वांशम होते हैं तो उनकी क्राइटेरिया क्या होती हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या क्या उसमें सिचुएशन होती है, तब जाके वो दोनों सर्वांशम होंगे। तो इसके अंदर सिचुएशन में मैं बताऊं कि भाई कोई भी दो त्रिभुज है, इसमें सिचुएशन कौन कौन से बनेंगे, मैं 1 2 3 4 से डिनोट कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई पहली सिचुएशन, या फिर तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसे कहते हैं साइड साइड साइड, साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, ये चीज आपका आ गया, तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। या फिर सेकंड क्या हो कि भाई कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल, ये चीज हो, तब भी चीजें हो सकती है। या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो रही है, तीसरी कंडीशन हो रही है साइड एंगल साइड, या ये सिचुएशन हो, ठीक है, साइड एंगल साइड हो, ठीक है भाई। चौथी साइड क्या हो रही है, तो भाई उस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसमें कह सकते हैं भाई एंगल एंगल साइड, ये चीज होता है, एंगल एंगल साइड अगर बराबर होता है तो उस कंडीशन में भी सर्वांशम हो, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड एंगल एंगल भी लिख सकते हैं, इस कंडीशन में भी ये सर्वांशम होगा। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पांचवा पार्ट। पांचवा क्या है, ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, मतलब समकोण और कर्ण और वही भुजा, इसे कहा जाता है। अब बोलोगे सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हमें, ये साइड 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 क्या है, एंगल साइड क्या है, साइड एंगल साइड क्या होता कैसे, क्या चीज़ें हैं, तो भाई आएगा समझ में, साथ में बने रहो भाई, क्यों नहीं आएगा, हर चीज़ समझ में आएगी। तो आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाले का मतलब क्या है। देखो इसमें क्या है, सारी कंडीशन है, इसी में ही सर्वांशम हो सकता है, ठीक है। और यही सिचुएशन आपको लिखनी पड़ेगी जब आप कोई दो त्रिभुज सर्वांशम करोगे, तो उसके रीजन में जो साइड में लिखोगे ना, वो यही चीज लिखोगे, ठीक है। तो इन चीजों को देखते हैं भाई कैसे लिखते हैं और किस सिचुएशन में किसको लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले वाले को। पहले वाला क्या है, साइड साइड साइड, यानी कि अगर मैंने दो त्रिभुज लिखा, एक त्रिभुज हमारे पास ये है 3 4 5 लिख दिया, ठीक है, और एक मैंने ऐसे बना दिया, ये हो गया 3 4 और 5 हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, अब हमने देखा भाई ये A आ गया, ये B आ गया और ये C आ गया, और यहाँ पर कह सकते हैं भाई ये हमारे पास आ गया है A और B और C आ गया, ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक है। ABC क्यों लिखेंगे, PQR लिखते हैं ना, अरे सेम टू सेम हो गया, तो PQ और R आ गया भाई, ये मैंने इसके नाम लिख दिए। डन। अब यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे क्या दोनों त्रिभुज में कुछ बराबर है। तो हमने देखा भाई क्या त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इन दोनों में देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर हैं। तो हमने देखा इसमें पहले तो AB जो है वो बराबर है किसके, तो PQ के बराबर है, ठीक है। और BC बराबर है किसके, तो ये QR के बराबर है। और CA बराबर किसके हैं, तो ये हमारा बराबर है CA PR के बराबर है,
ठीक है भाई, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं भाई, एक भुजा बराबर है, दूसरी भुजा बराबर है और तीसरी भुजा बराबर है, और हम इससे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो किसके सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम हो गया। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं भाई ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, क्या है तो बिल्कुल है। भाई बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, क्या है तो भाई बिल्कुल है। ठीक है, ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, क्या है तो ए सी पी आर के बराबर है, बिल्कुल है। यानी हमने बिल्कुल सही से लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई लिख लिया हमने, ये आ गया। अब देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये कि दो त्रिभुज थे, हमने उसके तीनों भुजाओं को एक साथ बराबर में लिखा। ठीक है, कि पहली भुजा भी बराबर है, दूसरी बराबर है, तीसरी बराबर है, यानी कि भुजा भुजा भुजा, और ये दोनों सर्वांगसम किस रीजन से हो रहे हैं, तो भुजा 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 से सर्वांगसम हो रहे हैं, यानी साइड 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 से सर्वांगसम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रीजन, अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं तो उसका रीजन ये लिखेंगे कि भाई भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। कब, जब आप देखोगे कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। डन, चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये पहला वाला हो गया, और ये आपका रीजन हो गया। और इसमें इसको लिखने के साथ साथ में लिख सकते हो सर्वांगसमता, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा इस देखने में। ठीक है, तो ये हम रीजन लिख सकते हैं भाई, दोनों त्रिभुज आपस में भुजा 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 सर्वांगसमता से सर्वांगसम हो रहे हैं। डन, तो भाई ये पहला वाला हो गया खत्म। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, सेकंड वाला किस तरीके से होता है। तो ठीक है भाई, सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड हमारे पास क्या है, तो सेकंड है एंगल साइड एंगल। अब वो कैसे होगा, तो यहां पर मैं बात करूं कि एक त्रिभुज ये हो गया हमारे पास, ठीक है, जिसमें कर दिया 3 4 5 कर दिया, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये भी 3 4 5 कर दिया। 3 4 5 क्यों करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं, हमने ये 4 लिखा है और 5 लिखा है, बस ये पता है, और ये दोनों कोण पता है, हमने लिख दिया ये 30 का है, ये 60 का है, और ये 30 का है, और ये 60 का है। चलो ये क्वेश्चन हमने जनरेट कर दिया, बना दिया क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं भाई कि हमने देखा दो त्रिभुज हमें ये दे रखा है, इसके नामांकन करते हैं तो ये आएगा ए बी सी, और ये आ गया पी क्यू आर। ठीक है भाई, दो त्रिभुज आ चुके हैं। अब कहा जाए दोनों क्या सर्वांगसम है, तो हम देखेंगे भाई त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें देखते हैं भाई क्या क्या चीजें बराबर। तो पहले हमने देखा कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, पहली चीज बराबर है क्या भाई, कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, तो भाई बिल्कुल बराबर है। उसके बाद हम देख रहे हैं कोण के बाद क्या आ रहा है, भुजा आ रहा है, तो हम देख सकते हैं भुजा ए सी जो है वो बराबर है पी आर के, क्या बराबर है, तो भाई बिल्कुल बराबर है, भाई बराबर तो दिख रही है। उसके बाद क्या है भाई, सी जो है वो आर के बराबर है, कोण सी जो है वो आर के बराबर है। ठीक है भाई, अब हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले तो कोण बराबर हुआ, फिर भुजा बराबर हुई, फिर कोण बराबर हुआ, और उस कंडीशन में क्या इसमें कहीं दिख रहा है, तो भाई कोण भुजा कोण भाई बिल्कुल दिख रहा है। यानी हम अब कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, वो भी कैसे, कोण भुजा कोण से सर्वांगसमता क्षमता। ठीक है भाई, ये सर्वांगसमता आ गया। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। क्या कंडीशन थी, तो भाई कोण भुजा कोण, यानी इस कंडीशन में हम देख पाएंगे कि अगर किसी भी त्रिभुज में कोई एक भुजा बराबर है और उसके दोनों कोण वाले भुजा कोण बराबर हैं, तो उस कंडीशन में ये रूल हमेशा लगेगा। याद रखना, हमेशा लगेगा कि भाई एक भुजा बराबर है और उस भुजा के दोनों आइट साइड के कोण भी बराबर हैं, तब लगेगा। एक और देखो कंडीशन, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि अगर मान लो ये कोण यहाँ की जगह यहाँ हो जाता, तब वो सिचुएशन नहीं लगती, वो अलग हो जाता। ठीक है, वो अलग हो जाता है भाई, कोण हमेशा भुजा के दोनों साइड ही होने चाहिए, तभी ये रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ओके, तो आप इसको समझ चुके होंगे। फिर हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, तीसरे पार्ट पे, कि तीसरे पार्ट से सर्वांगसम कैसे किया जाएगा। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसको नोट करते हैं, थर्ड वाले को करते हैं एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से। तीसरी सिचुएशन, इसको हम देख रहे हैं, कोई दो त्रिभुज हमने बनाया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, ये हो गया 5, और ये हो गया 7, ये हो गया 5, और ये हो गया 7, ये कुछ दे रखा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या लिखा
ये ए लिखा, बी लिखा, सी है, पी है, क्यू है और आर है, ये चीज हमने कर दिया है। डन। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, ये दो चीज हमने लिखी। ठीक है, इन दोनों में देखते हैं भाई क्या चीज बराबर है। तो हम इसमें देख रहे हैं पहले तो एक भुजा बराबर है, जो कि मैंने लिखा बी ए बराबर में है पी क्यू। भाई बी ए जो पी क्यू के बराबर है, ये लिख दिया। उसके बाद क्या बराबर है, तो भुजा के बाद अगला हम गए कोण पे, तो कोण भी बराबर है, तो हमने लिखा कोण ए जो है वो बराबर है कोण पी के, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, अगली वाला कोण के बाद गए तो ये भुजा भी बराबर था, तो भुजा बराबर है मतलब क्या हो जाएगा, ए सी बटे में पी आर लिख दिया हमने, ये भी बराबर हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन से क्या दिख रहा है हमें, तो ये है साइड, ये है कोण और ये है साइड। क्या ऐसा कहीं इसके अंदर लिखा हुआ था, तो भाई हम देख पा रहे हैं साइड एंगल साइड, ये चीज़ है। तो भाई साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा आ रहा है। डन। तो हम अब इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांशम आ रहा है त्रिभुज पी क्यू आर के, और इसका रीजन क्या आ रहा है, तो रीजन इसका आ रहा है साइड एंगल साइड। ठीक है, भुजा कोण भुजा, और इसकी सर्वांगक्षमता से ये सर्वांगक्षम हो रहा है। चलो भाई, ये सर्वांगक्षम हो गया इसकी तरफ से। डन। अब इसके बाद भाई ये सर्वांगक्षम हो गया, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हम कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या मतलब दिक्कतें आ सकती है इसके अंदर। तो यहाँ तो पहले सिचुएशन ये थी कि दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण ही बराबर होना चाहिए, तभी ये लगेगा भुजा कोण भुजा, क्योंकि देखो भुजा कोण भुजा यानी इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण है, यही सिचुएशन है इसकी कि दोनों भुजाओं के बीच में कोण होगा ये। अगर मैं इसी में क्या करूं, इसी में एक चित्र और बना दूं ये बनाया मैंने। ठीक है, फिर लिखा 5 7 और ये लिखा 60 डिग्री का। ठीक है, और इसको लिख दिया एक्स वाई और जेड लिख दिया। ठीक है, इस कंडीशन से अगर मैं सर्वांगक्षम करना चाहूँ तो क्या हो पाएगा, तो हम देखेंगे इसमें कि भाई इसका y जो है उसके इसके a के बराबर है। ठीक है, और आप ये 5 और 7 देख रहे हैं वो आपस में बराबर है, लेकिन एक चीज़ देख लेना, 5 और 7 के बीच वाला कोण बराबर है, इसका बीच वाला नहीं बराबर है, तो यहाँ पर कभी भी आप इन दोनों को सर्वांगक्षम नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सर्वांगक्षम कभी नहीं होगा कि आपका ये कोण अलग है और ये बीच में अगर सर्वांगक्षम हो जाए, तो ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर एक और तरीका है, एक और चीज़ है जहाँ पर आप फंस सकते हो, जहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। देखो पहली गलती तो ये है कि कोण बीच में होना चाहिए, इसमें नहीं है तो ये सर्वांगक्षम नहीं होगा, इसको आप बराबर नहीं लिख पाओगे। ठीक है, कहीं आप कोण बराबर लिख दोगे, लिखने में तो कोण बराबर लिखाएगा, लेकिन वो इस तरीके से नहीं आ पाएगा कि पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा। क्या इसमें आ पा रहा है, तो नहीं आ रहा, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण तो नहीं है ना, तो इसलिए नहीं आ पाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई एक और एक ही ऐसा ही मैं एक और बना दूं यहाँ पे। ठीक है, इसको बनाया 60 और ये 5 और 7 है। ठीक है, इसको मैं क्या ले लूँ, इसको ले लेते हैं जेड हो गया UVMNO लिख लिया। ठीक है भाई, देखो मैं यहाँ पर आपको गलतियाँ भी बताते जाऊँगा कि भाई कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हो और कहाँ कहाँ सही हो सकता है। ठीक है भाई, सही वाली कंडीशन तो सिर्फ यही है, गलत वाली कंडीशन में यहाँ देखो, अब देखो फिर से दो भुजाएं बराबर है और एक कोण भी बराबर है बिल्कुल भाई। इसमें कह सकते हो एक भुजा एक के बराबर है, दूसरी भुजा दूसरे के बराबर है और एक कोण भी बराबर है, तो यहाँ से भी तो कह सकते हैं साइड एंगल साइड हो जाएगा, तो नहीं, इसके लिए रूल रहेगा हमेशा क्या, दोनों भुजाओं के बीच में ही कोण रहेगा। ठीक है, दोनों भुजाओं के बीच में ही कोण रहेगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं भुजा भुजा कोण हो रहा है, मतलब साइड साइड एंगल आ रहा है, ये सिचुएशन आ रही है इन दोनों में। ठीक है, और एक और कंडीशन यहाँ पर लिखूं मैं, छठी कंडीशन क्या, कि अगर आपके पास आता है भुजा भुजा कोण या फिर आता है कोण भुजा भुजा, तो ये सर्वांगक्षम नहीं होता, ये याद रखना, ये सर्वांगक्षम नहीं होता है, इस कंडीशन को याद रखना। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसको भी सर्वांगक्षम कर देते हैं, और ये सर्वांगक्षम कभी नहीं होता, और इसका एग्जाम्पल ये वाला है। ठीक है, कि ये सर्वांगक्षम बिल्कुल नहीं हो रहा। डन, तो इसको आपको देखना है, समझना है, और यहाँ मैं बता चुका हूँ इसके कौन से थर्ड पार्ट को बता चुका हूँ। इसके बाद हम आते हैं चौथे पार्ट पे, चौथे पार्ट को देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट तक क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल। अब इसका आते हैं चौथे पार्ट पर। भाई एक चीज़ और बताऊं, इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको क्या करना है, भुजाएं बराबर करनी है, भुजाएं कौन इस तरह से बराबर करनी है, और आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन से वाले में लाई कर रहा है, भाई कौन से वाला हम इसका आंसर लिख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये चीज़ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो भाई इसको मैं इरेज करता हूँ और आते हैं चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट की बात करते हैं। चौथा पार्ट क्या है भाई, कोण कोण भुजा है।
कोण कोण भुजा आ रहा है। यानी मैं अगर यहाँ पर एक फिगर बनाऊं कि ये आ गया है 45 का, ये आ गया है 50 का, और ये आ गया है 10 का, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ऐसे, ये आ गया है 50 का, ये आ गया है 45 का, और ये आ गया है 10 का। इस कंडीशन में क्या ये सर्वांगसम होगा? क्या ये सर्वांगसम होगा? तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ें हो रही है। त्रिभुज, इसका नाम करते हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ये चीज़ हो गया, ठीक है भाई। अब इसमें हम देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ बराबर है। तो हमने देखा भाई कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक है, कोण ए बराबर है कोण पी के, और ए सी बराबर है पी आर के। ये तीन चीज़ हमने बराबर कर दी है कि भाई पहला कोण पहले के, दूसरा कोण दूसरे के, और तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। क्या ये सर्वांगसम होगा? क्या ये सर्वांगसम होगा? तो ए बी सी ये सर्वांगसम होगा पी क्यू आर के। अब बोलोगे सर ये कैसे होगा, कैसे मान ले ये होगा? तो इसमें एक चीज़ बताऊं कि अगर ये 45 और ये 50 है तो बचा कितना? तो बचा भाई तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये मिलके 95 हो रहा है, बचा 85। मतलब ये कोण आप निकाल लोगे 85 का आ रहा है, और ये कोण आप निकाल लोगे इसमें 85 का आ रहा है। तो क्या ये सिचुएशन कुछ इसके जैसे नहीं होगी सेकंड वाले की, कि आपने देखा एक भुजा बराबर है और उसके सम्मुख दोनों भुजाएं भी बराबर है, दोनों कोण भी बराबर हैं, पर ये दोनों कोण भी बराबर हैं, तो यानी इस कंडीशन से ये भी तो सर्वांगसम होना चाहिए। तो ये जब नहीं दे रखा तो ऐसा नहीं कि निकाल के ही करना पड़ेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप सीधे सिचुएशन इसको भी कर सकते थे, जो कि हमने किया है फिलहाल, कि भाई दो कोण लगातार बराबर है, उसके साथ नेक्स्ट वाला भुजा बराबर है, तो उस कंडीशन में भी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अब ये कोण कोण भुजा सर्वांगसमता होगा। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो कि भाई ये चौथा कंडीशन हो गया। इसी में आप भुजा कोण कोण भी कह सकते थे, यानी अगर मैं लेता इसमें कि पहले भुजा करता फिर कोण करता कोण करता, तो हम इसको भुजा कोण कोण भी लिख सकते हैं। और मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्या ये सर्वांगसम होता है, और इसको बोलते हैं नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी सर्वांगसम की कंडीशन है और ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह से भी सर्वांगसम कर सकते हैं। ओके, चलो अब आते हैं हम इसके पांचवें पार्ट पे, और पांचवा पार्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो उसको देखते हैं पांचवें पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। पांचवें पार्ट की बात करें तो इसमें दे रखा है आरएचएस की कंडीशन। आरएचएस की कंडीशन क्या है? तो यहाँ की बात करें, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया राइट एंगल, ठीक है, और एक भुजा 4 है, और ये 5 है, और ये 4 है, ये 5 है। ये चीज़ हमें दे रखा है, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, ये आ रहा है, ठीक है भाई। अब देखो इस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में इस कंडीशन में क्या है? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या चीज़ भाई, कोण जो है बी जो है वो बराबर है कोण क्यू के। भाई क्या बराबर है? कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो भाई बिल्कुल बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं भाई प्रत्येक 90 डिग्री है, इसलिए बराबर होगा। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, ए सी बराबर में क्या है? तो पी आर है। ए सी बराबर में पी आर है, भाई ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। भाई 5 दे रखा है वो तो बराबर है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, ए बी जो है बराबर है पी क्यू के, ये भी हमें दे रखा है ए बी पी क्यू के बराबर है। भाई देख रहे हैं ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, ये भी लिख दिया है। डन, चलो भाई ठीक है। अब देखो यहाँ से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम बन रहे हैं, और उसके रीजन में क्या लिखेंगे? तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज पी क्यू आर के, और उसका रीजन क्या होगा? तो हम देख पा रहे हैं कोण भुजा भुजा, हमने लिखा कोण भुजा और भुजा। और अब आपने देखा भाई जैसे कोण भुजा भुजा लिखा तो बोला सर आपने अभी बताया था वो तो गलत है। भाई कहाँ है कोण भुजा भुजा, ये तो गलत है। तो भाई बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसी को तोड़ने के लिए, इसी रूल को तोड़ने के लिए, इसी रूल के सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक कंडीशन निकाले कि उस कंडीशन पे ये चीज़ सही होगी। और वो कब होगी? जब ये कोण 90 डिग्री का होगा।
जब ये कोण 90 डिग्री का होगा, यानी हम कह सकते हैं अब ये आएगा RHS पे, ये रूल बन रहा है यहाँ पे। अब RHS क्या है, तो R से है राइट एंगल मतलब 90 है, H से होता है हाइपोटेन्यूज होता है जिसे हम कर्ण कहते हैं, तो कर्ण बराबर है तो भाई कर्ण तो बराबर है, AC बराबर भी है, ठीक है। उसके बाद S से होता है साइड यानी भुजा होती है, तो ये भुजा भी बराबर है, तो ये RHS कंडीशन हो गई है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड भाई 90 का कोण और कर्ण और भुजा ये बराबर है। इस सिचुएशन में हम इसको सर्वांगशम कह सकते हैं, तो ये होगा आपका सर्वांगशमता। ये सर्वांगशम आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, उनका कर्ण बराबर है और एक भुजा भी बराबर है, तो उस कंडीशन पे दोनों सर्वांगशम होंगे, और वो हम यहां सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर इस कंडीशन में अगर कोण जो है 90 का आता है तभी ये चीज सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में कोण 90 का है तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा RHS में और ये सर्वांगशम सिद्ध हो जाएगा। तो ये आपके पास कुल 5 कंडीशन है जिसमें हम सर्वांगशम सिद्ध कर सकते हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये 5 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग हम सर्वांगशम करेंगे और पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और मजे करेंगे। अगर आपने ये चीज़ देख लिया तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली, आगे बिल्कुल फ्लो में मज़ेदार तरीके से हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको फटाफट समझ में आता जाएगा और मज़ा आता जाएगा। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में क्या चीज़ है हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट पर आते हैं। तो यहाँ हमारे पास है भाई एक त्रिभुज के कुछ गुण। भाई कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, उसके कुछ गुण के बारे में, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में मतलब इस चैप्टर में बहुत अच्छा डिस्कस किया गया है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो भाई वो गुण क्या है, वो चीज़ें क्या हैं, तो इसके बारे में आपको सबसे पहले बताऊँ तो हमारा जो प्रमेय 7.2 था और वो उस गुण को बताता है। और क्या बताता है कि भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमने समद्विबाहु त्रिभुज भी पढ़ा था और उसी के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्या कहा गया है कि भाई यहाँ पर एक मिनट, हाँ जी, ये एक त्रिभुज है हमारे पास और त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है। हमने लिखा भाई ABC, यहाँ पर AB जो है AC के बराबर है, ठीक है। और अगर भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर होगा। ये हमारा कहता है परिमेय 7.2 और ये आपको पता होना चाहिए। इसको निकालने के भी कई तरीके हैं, चलो क्या करते हैं, इसको भी प्रूफ करके ही लेते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, हमने क्या गया भाई, दिया है हमें, क्या इसमें दिया है कि कंडीशन में आए, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC में हमें दे रखा है AB जो है वो बराबर है AC के, भाई ये हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आए तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि कोण B जो है वो कोण C के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है कि भाई कोण B जो है वो कोण C के बराबर है। डन, चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी। अब इसके बाद आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध से पहले हम करेंगे कुछ रचना, इसमें कुछ रचना करेंगे। रचना में क्या करते हैं, तो रचना में आते हैं तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम कोण A का समद्विभाजक खींच लेंगे, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये हमने खींच लिया, इतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इतना हम कर सकते हैं क्योंकि हम करने वाले हैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगशम, और तभी कोण बराबर होंगे क्योंकि हमें कोण सिद्ध करना है। तो भाई उसके लिए बीच में एक रेखा होनी जरूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं रचना। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या, इसको हमने कोण A को समद्विभाजित किया, मतलब ये x का है तो ये भी x का ही होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया गया है भाई, A, इसका नाम लिखते हैं D, ठीक है। कोण A को AD समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। चलो भाई इतनी बात हो गई, समद्विभाजित कर गया, डन। अब इसके बाद हम आते हैं हल पे या फिर सिद्ध पे। सिद्ध करते हैं पूरा। तो सिद्ध में क्या है, हमें क्या करना था भाई, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगशम करना था। तो सर्वांगशम तो दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं ना। तो यहां हमने क्या भाई, ABD तथा ACD में, भाई इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं भाई क्या चीज़ है, इन दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई AB जो है वो बराबर है AC के,
भाई ए बी जो है वो ए सी के बराबर, ये तो हमें दे रखा था। चलो भाई ठीक है। उसके बाद कोण की बात करें तो कोण हमारे पास बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी, ये रचना के अनुसार है भाई, ये रचना के अनुसार है और ये चीज हमें दिया था। ठीक है भाई, दिया है। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, तो एडी रेखा, ये एडी रेखा इस त्रिभुज में भी है, उस त्रिभुज में, दोनों में है। तो भाई हम लिख सकते हैं एडी बराबर में एडी, और इसे कहेंगे ये है उभयनिष्ठ। ठीक है भाई, ये हो गया, कॉमन हो गया दोनों चीज में। ठीक है, अब तीन चीजें बराबर हो गई, क्या, भुजा कोण भुजा, तीन चीजें बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं अब क्या, कि भाई त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांशम हो गया। थोड़ा नीचे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम हो गया एसीडी के। यहां देख लो, ए बी डी सर्वांशम हो गया एसीडी के। वो भी कैसे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया साइड एंगल साइड, और इससे सर्वांशम हो गया। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं, याद रखना, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम मतलब दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो गए। एग्जैक्ट मतलब हर भुजा बराबर हो गई, अब हर कोण बराबर हो गया। अब किसी भी कोण को हम बराबर लिख सकते हैं, जो भी संगत कोण है वो बराबर लिख सकते हैं। यानी हम अब लिख सकते हैं कि इसका बी कोण जो बी बीच में है और सी बीच में, यानी बी सी के बराबर है, इसका रीजन आएगा सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। यानी कि भाई संगत त्रिभुजों के, संगत त्रिभुज जो हैं, जो दो सर्वांशम त्रिभुज हैं, तो दो सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भुजाएं या संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि बी कोण सी के बराबर है, ये बी ये सी के बराबर है। डन भाई। यानी हमने क्या देख लिया यहाँ पर कि भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, उसके अंदर अगर दो भुजाएं बराबर है, भाई दो तो बराबर होगी, समद्विबाहु है मतलब दो बराबर होगी, तो उस कंडीशन में दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, और यहां से कह सकते हैं कि अगर ये समान कोण है तो ये भुजा भी बराबर होगी। ओके, तो चलो भाई इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट परिमय पे। अगली बात और क्या कही जाती है, तो अगली थ्योरम हमारी कहती है किसी त्रिभुज के बराबर कोण सम्मुख भुजाएं, मतलब किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर बराबर कोण है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा जाए, अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, ये x का है और ये भी x का है, तो अगर कोण बराबर है, याद रखना, अगर कोण बराबर है तो उसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। यानी ये और ये बराबर, तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। देन यही कहता है परिमेय 7.3, मतलब पहली वाली बात को ही उल्टा करके कहा जा रहा है। क्या, पहले भुजाएं बराबर थी तो उनके सामने वाले कोण बराबर थे। ठीक है, और अब अगर कोण बराबर है तो उनके सामने भुजा भी बराबर है। डन। चलो भाई ठीक है, ये आपके थे त्रिभुज के कुछ गुण थे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर थे, उसके बारे में हमने देखा यहाँ पे। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ में दे रखा है भाई एक त्रिभुज में असमीकाएं जो है, असमीकाएं का मतलब यहाँ पर हम कहते हैं इन इक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल में क्या असमानता है, समानताएं, उस अकॉर्डिंग क्या चीज़ है। तो भाई यहाँ पर इसके इस कैरेक्टर को देखेंगे, इस कैरेक्टर में क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये परिमेय 7.6 बताना चाहता है। क्या बता रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई भी त्रिभुज है उसकी जो दो भुजाएं हैं वो असमान हो, तो लंबी भुजा के सामने का के सम्मुख कोण क्या होते हैं, वो बड़ा होता है। यानी कहना क्या चाहता है भाई, यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज कुछ ऐसा बना दिया, इस तरीके का त्रिभुज बन गया। ठीक है भाई, इसमें बड़ी साइड कौन सी दिख रही है, तो मान लो कि ये साइड जो है वो 15 की है, ठीक है, ये 4 की है और ये है हमारी 8 की। ठीक है भाई, चलो ये आ गया हमारे पास। डन। चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन सी भुजा सबसे बड़ी है। तो हम देख पा रहे हैं ये 15 सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी हमने इसका नामांकन भी किया तो ये चीज हो जाएगा ए बी सी, यानी हम कह सकते हैं ए बी जो है वो बड़ा है किससे, ए सी से। चलो भाई ये चीज़ तो हमें इसे देख के समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चन ये आपका पॉइंट जो परिमेय जो कह रहा था, ये कह रहा था कि जो लंबी भुजा होती है, लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण भी बड़ा होता है। यानी कि इस 15 के सामने अगर ये कोण x का है और ये 4 के सामने ये कोण y का है, तो कौन सा कोण बड़ा होगा। तो याद रखना, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण हमेशा बड़ा होता है, यानी कि ये x जो है वो बड़ा होगा। और एक मिनट,
एक्स बड़ा होगा और वाई छोटा होगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो बड़ी भुजा के सामने है और वाई जो है वो छोटी भुजा के सामने है। तो छोटी भुजा के सामने वाला कोण हमेशा छोटा होगा और बड़ी भुजा के सामने वाला कोण हमेशा बड़ा होगा। ये एक कैरेक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। इसी के आधार पर क्वेश्चन होंगे और वहां हम करेंगे इसका यूज। डन। चलो भाई ठीक है, ये चीज आपने यहां पर समझ ली। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी या लंबी होती है। यानी कहना ये चाहता है, उसी बात को थोड़ा सा उल्टा करके कहना चाहता है कि अगर मैं कोई एक त्रिभुज लेता हूं इसी तरीके का सेम, ठीक है, और ये मान लो कि 60 डिग्री का है, ठीक है, और ये है 100 डिग्री का, ये 60 का है, ये 100 का है, ठीक है। अब कहा जाए कौन सी भुजा बराबर है, ए बी सी। यहां पर हम देख सकते हैं कि कोण बी जो है वो बड़ा है कोण सी से, यही चीज है भाई। कोण बी जो है वो बड़ा है कोण सी से, और कोण बी के सम्मुख सामने वाली भुजा कौन सी है? तो कौन सी? ए सी है। तो भाई कोण बी के सामने ए सी है तो कोण बी बड़ा है तो कोण के सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। यानी हम कह सकते हैं यहां से कि ए सी का मान बड़ा होगा और सी के सामने ए बी जो है तो ए बी का मान छोटा होगा। ये चीज होगा भाई, ए सी का मान बड़ा होगा और ए बी का मान छोटा होगा। यानी हम कोण देख के भी पहचान सकते हैं कौन सी भुजा बड़ी है या कौन सी छोटी है। अगर छोटा कोण है तो छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होगी और बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होगी। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यही कह रहा है हमारा परिमेय 7.7 की भाई किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है, ठीक है, बड़ी होती है लंबी होती है, ये चीज होता है। डन। तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बिल्कुल कहते हैं इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट है कि यहां पर कहा जाए कि भाई कोई भी त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है, इसके अंदर अगर ये 4 है, ये 5 है और ये हमारे पास 6 है, ठीक है, ये चीज हो गया हमारे पास। इसने ये कहा है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा ही होगा। यानी कि अगर मैं कहूं 4 + 6 ये बड़ा है किससे? ये बड़ा है 8 से, ठीक है, ये बड़ा है 8 से, तो ये त्रिभुज संभव हो सकता है। फिलहाल क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पर बड़ी भुजा 6 है तो मैंने लिखा 6, ठीक है, और इसमें बाकी जो दो छोटी भुजाएं हैं क्या उनका योग तीसरे से बड़ा है? तो भाई 4 + 5 क्या बड़ा है? तो भाई बिल्कुल बड़ा है, ये संभव है। अगर मैं वही कह दूं कि भाई एक त्रिभुज है उसकी भुजाएं 4, 5 और 10 है, ये एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ये 3 है, ठीक है, क्या यह त्रिभुज संभव है? क्या ये त्रिभुज संभव हो सकता है कभी? तो याद रखना ये जो हमारा क्या कहते हैं रूल जो आ रहा है कि कोई भी जो दो छोटी भुजाएं हैं, कोई भी जो दो छोटी भुजाएं हैं उनका योग जो होगा वो बड़ी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। भाई दो छोटी भुजा कौन सी है? ये दोनों छोटी भुजाएं, ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, क्या ये तीसरे से बड़ा है? इसको चेक करते हैं। तो भाई हमने देखा कि भाई यहां पर 4 और 5 जो है, 4 + 5 जो है वो छोटा आ रहा है 10 से। अब छोटा तो नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी जो दो छोटी भुजाएं हैं ना उनका योग बड़ी भुजा से बड़ा ही होना चाहिए, तो यहाँ नहीं आ रहा और यहाँ पर ये त्रिभुज पॉसिबल नहीं होगा। अब बोलोगे सर हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें सर? आप कह रहे हो मान लो कुछ सिद्ध प्रूफ बताओ तब ना कुछ माने। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ एक रेखा है 10 की, ये रेखा 10 की है, चलो भाई ठीक है, ओके, और एक साइड से 4 हम खींचते हैं, एक साइड से 4 खींचते हैं और एक साइड से 5 खींचते हैं, ठीक है, तो क्या ये मिल पाएगा आपस में? तो भाई नहीं मिल पाएगा। अब बोलोगे सर इसको थोड़ा सा बैंड कर देते ना, ऐसे तो मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है, चलो बैंड कर देते हैं इसको। हमने यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया, अभी भी नहीं मिलेगा। अब बोलोगे सर कैसे? मिल भी सकता है, आपने सही से खींचा नहीं होगा, ठीक है, तो मैं ये करता हूँ इसको पूरे लाइन पे ही ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब लाइन पे ही अगर ज्वाइन कर दिया जाए तब क्या होगा? तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 आ रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक 5 आ रहा है, ठीक है, ये 5 आ रहा है। क्यों भाई? ये 4 है और ये 5 है, तभी तो पूरा 9 आएगा, और 9 तो नहीं है, ये तो 10 है। 10 मतलब ये तो एक्स्ट्रा हो गया, मतलब ये अगर पूरे लाइन को ही टच कर रहे हैं तब भी गैप रह जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये इधर से 4 गया, इधर से 5 गया, तब भी उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन से क्या ये इसकी भुजाएं बना पाएगा? क्या ये दोनों लाइनें आपस में कभी टच कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। यानी इससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो दो छोटी भुजाएं होती है उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा होना कंपलसरी है। अगर बड़ा होगा तभी वो त्रिभुज बना पाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। यानी यहां पर ये त्रिभुज नहीं बना पा रहा, लेकिन ये दोनों बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 × 4 = 10, 10 8 से बड़ा है, बन जाएगा। 5 × 4 = 9, 9 6 से बड़ा है, बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना हमेशा
दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी वो त्रिभुज फॉर्म करेगा, तभी वो त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और यही कह रहा है भाई, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं कि भाई तीन भुजाएं दे देगी, त्रिभुज दे देंगे आपको, चार ऑप्शन में त्रिभुज में। अब कहा जाएगा कि भाई कौन सा त्रिभुज संभव है, कौन सा नहीं है, तो वहां पर आपको ये कैरेक्टर ही शो करना पड़ेगा। इसी की वजह से आप उसको फाइंड कर सकते हो, समझ सकते हो कि कौन सा त्रिभुज बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। ओके तो यहां पर हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। त्रिभुज में हमारे पास जो 9वीं कक्षा में त्रिभुज में जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है इनका यूज करने की, जो कि इसके क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट। इसके उदाहरण आएंगे, प्रश्नावली लेके आएंगे जो हमारे एनसीईआरटी के, उसमें इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और जब हम इसको यूज करेंगे तो चीजें और ज्यादा हमारे माइंड में सेटअप हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने यहां तक आखिर तक वीडियो देखी है, इसका मतलब आगे की एक्सरसाइज जितनी भी प्रश्नावली उदाहरण है वो आपको लगने वाले हैं बहुत इजी और बहुत आराम से समझ में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई आते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लेके आएंगे इसके प्रश्नावली और उदाहरण को। उस वीडियो में देखते हैं भाई किस तरह से धमाका मचाने वाले हैं। डन। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर 2 चैप्टर दे के आपसे कहा जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अब भाई इस वेबसाइट में क्या फ़ायदा है, क्या ऐसी क्या खास बात है जो लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर खास बात ये है कि आपको मिलने वाला है बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कोर्स। यानी ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो कहीं ढूंढ लो, कहीं ढूंढ लो, कहीं ढूंढ लो, फिर करो उसको पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमेटिक अरेंज फॉर्म में बिल्कुल पूरा वीडियोज़ मिल रहा है। और वो कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई पूरे कोर्स कैसे अवेलेबल है। तो इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE, UPSC, ये बहुत से सेक्शन आपको आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। यानी आप इनमें से किसी भी फील्ड में है तो यहाँ पर आके अपने पूरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पे यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है भाई। उसके बाद जैसे कि आप 9वीं कक्षा में तो 9वीं कक्षा पे क्लिक किया, और क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर आप देखोगे भाई यहाँ पर 9वीं कक्षा के जितने भी टीचर्स हैं वो आपको विजुअल हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है या फिर पूरा कोर्स ही आपको पढ़ना है, तो आपको क्या करना है भाई, उस विषय के नीचे वॉच नाउ लिखा होगा। जैसे कि मान लो आप मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ नीचे वॉच नाउ लिखा होगा, इस वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई हमने क्या क्या चीज़ें करवा रखी है। जैसे कि क्या है, पाठ्यक्रम का परिचय, संख्या पद्धति, और साथ ही साथ बहुत सी, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करते के साथ ही और भी चैप्टर्स हैं, और वो भी सारे बिल्कुल अरेंज फॉर्म में हैं। अब इसके अंदर क्या है, तो जैसे ही आप इस चैप्टर पे क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट वीडियो होगा, NCERT सॉल्यूशन होंगे, MCQs होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी हर तरह की चीज़ें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है, कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ आपको बेस्ट क्वालिटी में मिलने वाली है। डन। जैसे ही आपको किसी भी चैप्टर को कुछ भी स्टडी करना है तो आपको जस्ट आना है यहाँ पर, जैसे संख्या पद्धति में आप उस पर क्लिक करो, क्लिक करके आपको क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है तो उस पर क्लिक करो, या फिर उसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है तो उस पर क्लिक करो। उस तरह से पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरे कोर्स को देख सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। और इसी के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसका भाई आप तो फायदा उठा रहे हो। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है, ठीक है, उनको ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हो जो इन कक्षा में पढ़ते हैं, तो भाई उनको भी फायदा मिल सकता है, ठीक है। इसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।